नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, ये 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक मुझे लगता है कि पूरे विश्व में एक हलचल मचाए हुए है। हम देख रहे हैं कि लगातार 3-4 वर्षों से रूस और यूक्रेन के युद्ध के बहाने पूरी दुनिया एक प्रकार से अस्त व्यस्त हो गई है। सीरिया में जिस प्रकार की घटना घटी, उसके बाद जिस प्रकार से इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ, फिर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ, ईरान के बीच युद्ध में जिस प्रकार से अमेरिका का प्रवेश हुआ, भारत के अंदर पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन सब घटनाओं के बाद अभी जिस प्रकार की स्थिति ट्रंप टैरिफ के नाम पर पूरे दुनिया में आर्थिक रूप से हड़कंप की स्थिति है। भारत पर तो 50% का टैरिफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इंप्लीमेंट कर दिया है। और उसी दौर में ये वर्ष 2025 भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। और कितना महत्वपूर्ण है उसका संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत दिनों संसद में दे दिया। संसद में जिस प्रकार की भूमिका रही है, बदली है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का भी 100वां वर्ष है। इसी महीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 3 दिनों का एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव करने की तरफ अग्रसर है। उसकी योजना बन चुकी है, वो होने वाला है। और इसी दौर में जिस बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो 75 वर्ष पूरा होने के बाद मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने की बात की थी, मतलब 75 वर्ष की आयु सीमा के बाद कोई भी व्यक्ति सरकार में किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं होगा। तो उस दृष्टि से भी नरेंद्र मोदी का भी 75 वर्ष पूरा हो रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन राव भागवत का भी 75 वर्ष पूरा हो रहा है। जिस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी इस तरफ इशारा किया कि नहीं, 75 वर्ष की आयु के बाद किसी भी राजनेता को या महत्वपूर्ण पद पर नहीं होना चाहिए, बल्कि और नई पीढ़ी के लिए जगह खाली कर देनी चाहिए। और इसी सब पृष्ठभूमि में जब संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र की सबसे महत्वपूर्ण घटना ऑपरेशन सिंदूर पर बहस, जब मैं बात कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा बदलाव होने वाला है, उस बात को समझने का प्रयास कीजिए इस घटना से कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहते हुए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल की सरकार रही हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की 11 साल पूरा करने वाली सरकार हो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब विशेष बहस कराई गई संसद में, तो उसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री खुद मौजूद नहीं हो। आपने देखा होगा जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की बहस हुई, तो लोकसभा में 16 घंटे की लोकसभा में और 10 घंटे की बहस हुई राज्यसभा में। लोकसभा में तो बहस का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री आए, लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस का जवाब नहीं दिया। भारत के 4 दशकों की जो सरकार की जो व्यवस्था रही है, जो 1980 के दशक से लेकर अब तक 45 वर्षों के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ जब केवल एक बार हुआ है, जब मुंबई हमले के बाद लोकसभा में जब बहस हुई थी, तो लोकसभा में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने बहस का जवाब दिया था, लेकिन राज्यसभा में उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने बहस का जवाब दिया था। तो सवाल उठ रहा है कि ऐसा पहली बार अमित शाह ने जब किया, तो यह बात तो स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई किसी को भी शक नहीं है कि इस सरकार के अंदर अमित शाह दूसरे नंबर पे मंत्री हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल के मामले में आपने देखा होगा कई बार कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के बदले एक बार एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जब कैबिनेट की अध्यक्षता करनी थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदले राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता किया। लेकिन अगर हम जो
पब्लिक परसेप्शन है, सरकार पर प्रभाव है। मैं प्रभाव के मामले में बात कर रहा हूं। सरकार पर जो प्रभाव है इस मामले में, इस बात से तो कोई दो मत नहीं है हो सकता कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे नंबर पर सरकार में अमित शाह ही है। और जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह विगत 6 वर्षों के अंदर अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का चिर प्रतीक्षित जो भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट था, धारा 370 खत्म करने की बात हो, चाहे नक्सलवाद पर नियंत्रण करने की बात हो, हर मामले में हमने देखा कि अमित शाह का इस सरकार पर कितना बड़ा छाप रहा है। तो क्या सवाल ये उठ रहा है जब इस संदर्भ में कि जब भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन न केवल संगठन में होने वाला है बल्कि सरकार में भी होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में भारतीय जनता पार्टी को 1.5 वर्ष लग गए हों। आपको पता है विगत साल जून को में 8 जून को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री का शपथ लिया। उसके बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कि कोई एक व्यक्ति 2 पद पर रहा हो इतने लंबे समय तक। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो एक ही निकल कर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मंथन की प्रक्रिया है, वो मंथन की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी में बदलाव छोटा मोटा नहीं होने वाला है, कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और उस बदलाव का असर न केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठन बल्कि सरकार पर भी पड़ने की संभावना है। चर्चा तो यहां तक आ रही है कि जिस प्रकार से 1960 के दशक में कांग्रेस के अंदर कामराज प्लान अस्तित्व में आया था कि सरकार में जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े चेहरे हैं सरकार के अंदर, उन चेहरों को एकाएक संगठन में भेज दिया गया था और संगठन से युवा चेहरों को लाकर सरकार में लाया गया था। तो सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा कोई खेल चल रहा है? संकेत तो कई मिल रहे हैं, संकेत तो कई मिल रहे हैं, लेकिन इस संकेत में कहीं कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, चाहे देश के अंदर की हो चाहे वैश्विक राजनीतिक परिस्थिति हो, उसमें इस बात में की संभावना कम दिख रही है कि संघ परिवार नरेंद्र मोदी से कोई छेड़छाड़ करेगा। तो फिर अमित शाह का होना क्या है? क्या अमित शाह उप प्रधानमंत्री के रूप में प्रोन्नत होने वाले हैं? वैसे भी नंबर 2 हैं, लेकिन क्या वो टैग उप प्रधानमंत्री का अमित शाह को मिलने वाला है आने वाले दिनों में? तो एक बात ये स्पष्ट इशारा कर रहा है कि अमित शाह के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होगा बड़ा? अमित शाह उप प्रधानमंत्री बनेंगे कि 17 सितंबर के बाद अमित शाह नरेंद्र मोदी की जगह लेंगे? आपकी जानकारी होगी कि विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक साथ राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। यूजुअली ऐसा होता रहा है कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से आते हैं या फिर संसद के सत्र से पहले या फिर मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले राष्ट्रपति से मिलते रहे हैं। लेकिन अभी तो ये तीनों में से कोई ऐसा अवसर नहीं था जब प्रधानमंत्री या तो विदेश से आए हो, जब राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने गए हो। एक औपचारिकता होती है, न संसद का सत्र शुरू हो रहा था और न मंत्रिमंडल के विस्तार की कोई शुरुआत है। वैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, संसद सत्र के बाद होना है, लेकिन शायद वो एक साथ होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद होगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात हो रही है अमित शाह के बारे में कि अमित शाह का कहीं ना कहीं प्रमोशन होना है, यह बात तय है। उसके बाद चर्चा चल रही है कि क्या सीसीएस में भी कोई छेड़छाड़ होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। आपको पता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में 5 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री। तो क्या इन 5 में से किसी मंत्री का मंत्रालय बदला जाना है या फिर किसी को ड्रॉप किया जाना है? इसका भी जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। आने वाले दिनों में इस बात का भी जवाब मिलेगा
कि उपराष्ट्रपति, सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति पद पर जवाब मिलेगा, और जो जवाब, जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, उसका लब्बो लुआब यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई रिस्क नहीं लेगी। मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी जगदीप धनखड़ का चुनाव नहीं करेगी। जगदीप धनखड़ का मतलब क्या होता है? जगदीप धनखड़ का मतलब होता है सत्यपाल मलिक। जगदीप धनखड़ का मतलब होता है ज्योतिरादित्य सिंधिया। जगदीप धनखड़ का मतलब होता है कि जिसका कि राजनीतिक जन्म भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार में न हुआ हो। इसीलिए संभावना इस बात की है, और इसका स्पष्ट इशारा भी है प्रधानमंत्री के द्वारा, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठकें चल रही है, उससे जो निष्कर्ष निकलकर, संकेत निकलकर आ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेने वाली है। उपराष्ट्रपति के मामले में न कोई सहयोगी दल के लोग आने वाले हैं, और न भारतीय जनता पार्टी में के वैसे नेता जो दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ऐसे किसी भी चेहरे को बीजेपी उपराष्ट्रपति नहीं बनाने जा रही है। तो ये दो बातें स्पष्ट निकल कर आ रही है। तीसरी बात निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा संघ। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आरएसएस तत्काल कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं है। अगर छेड़छाड़ होगा भी तो इतना मानकर चलिए कि छेड़छाड़ होगा केवल अमित शाह से, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सोच लगभग मिलती है। दोनों के बीच जिस प्रकार का तालमेल है, उससे अगर चेहरा बदलता है केवल, व्यवस्थाएं नहीं बदलेगी, यह पक्का है। अगर नरेंद्र मोदी को रिप्लेस अमित शाह करते हैं तो, जिसकी संभावना कम है, संभावना यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर कहीं कोई 75 वर्ष वाला खेल हुआ अगर, तो इस बात का संकेत प्रधानमंत्री ने दे दिया कि प्रधानमंत्री का विकल्प केवल और केवल अमित शाह है। अमित शाह के अलावे दूसरा कोई विकल्प नहीं है प्रधानमंत्री का। यह बात प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया संसद में। और दूसरी बात, अमित शाह अपने रास्ते पर चलते रहेंगे, यह बात भी स्पष्ट हुई। भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते पर चलती रहेगी। यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को जो सदस्य सीटों में घटत हुई है, नुकसान हुआ है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, उसका कोई असर नहीं दिखेगा सरकार के कामकाज पर। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में और कड़े फैसले लेने जा रही है। इस बात का भी संकेत दिखा जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही थी, और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान जब विपक्ष हमलावर था, तो जिस भाषा में विपक्ष को जवाब दिया प्रधानमंत्री ने या फिर भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने, उससे यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी बैकफुट पर नहीं आने वाली है, बल्कि और फ्रंट फुट ही नहीं, बल्कि आगे बढ़कर बॉल को हिट करने वाली है। लंबे लंबे चौके छक्के आने वाले 4 वर्ष के दौरान आपको दिखेगा इस सरकार में। कई ऐसे क्षेत्र हैं, मणिपुर की बात विपक्ष के लोग बराबर करते हैं। मणिपुर में जिस प्रकार से अमित शाह ने चुपके बड़ा काम कर दिया है, इसका अनुमान शायद राजनीतिक पंडितों को भी नहीं था। समस्या क्या था मणिपुर का, यह समझिए। पहले मणिपुर की समस्या थी कुकी और मैतेई, जो 2 सामाजिक समूह हैं, उसके बीच की लड़ाई थी। लड़ाई का कारण क्या था? मूल कारण क्या था? मूल कारण यह था कि 10% वहां जो कुकी आबादी है, जो 10% कुकी आबादी है, 15%, उसके पास 90% भूमि है मणिपुर की, और जो मैतेई समुदाय है उसके पास मात्र 10% भूमि है, जबकि आबादी में वो लगभग 60% से ऊपर है। और मैतेई हिंदू हैं, कुकी
आदिवासी पहले थे, बाद में उन्हें कन्वर्ट करा लिया गया है, सब के सब ईसाई बन गए हैं और वो ऑपरेट करते हैं म्यांमार से। अब म्यांमार की सीमा पर अमित शाह ने जो कार्रवाई किया, जिस प्रकार से नशीले पदार्थों की खेती, अफीम की खेती को नस्त नाबूद कर दिया है, और अब तो जितने वहां पर पारामिलिट्री फोर्सेस से लूटे गए हथियार थे, उन हथियारों को बरामद किया जा रहा है। दोनों समुदायों के घरों से बरामदगी हो रही है। अब एक प्रकार से कह सकते हैं कि मणिपुर में कानून व्यवस्था जो है वो कंट्रोल में आ चुका है। तो जितनी बड़ी उपलब्धियां रही है एक गृह मंत्री के रूप में अमित शाह का, उसका इनाम अमित शाह को मिलेगा, ऐसा संकेत प्रधानमंत्री ने भी दिया। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से भी जब मोहन भागवत ने यह कहा कि नए लोगों को काम करने का मौका मिलना चाहिए, तो नया लोग कौन है? क्या वो नितिन गडकरी होंगे? लगता है आपको कि नितिन गडकरी को अगर कोई शक्ति अगर प्रधानमंत्री बनाना भी चाहे तो वर्तमान परिस्थिति जो है उसमें नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विकल्प बन पाएंगे? इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। आपको क्या इस संभावना आपको दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेगा जो नरेंद्र मोदी के रास्ते में या अमित शाह के रास्ते में कांटे बिछाएंगे? संभावना कम है। संभावना कम इसलिए है कि आरएसएस के लिए उसके स्थापना के 100वें वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का सरकार होना ही केंद्र में लगातार 11 वर्षों से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या आरएसएस और संघ परिवार इस उपलब्धि को खोना चाहेगा या खोने का रिस्क लेना चाहेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब भी अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ जिस प्रकार से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट दिखी है आपको संसद के अंदर, उससे इस बात का स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार से लेकर संगठन तक परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन के केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही होंगे। और जो पैटर्न ऑफ गवर्नेंस नरेंद्र मोदी का है वो कहीं ना कहीं और अधिक आक्रामक होने की संभावना है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने संसद लोकसभा में जवाब देते समय यह कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में मिले हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मुझे संविधान ने यह सिखाया है कि प्रधानमंत्री को विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। कई बातें छुपी हुई हैं। इन बातों को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो उसका स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पकड़ पहले की तुलना में और मजबूत हुआ है। जो लोग इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि सीटें घटी बीजेपी की, इस कारण से नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं बीजेपी के अंदर या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समीकरणों में, वो निश्चित रूप से गलत साबित हुए हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी अन्य वीडियो में इसी मुद्दे पर इसके जो और अलग अलग पक्ष है उसका विश्लेषण लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।